हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे हो आप सब। आज डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए पहले समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये हमने एज्यूम किया कि ये एक कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर के जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज ए एंड लेंथ ऑफ द वायर इज एल। ओके, नाउ दिस इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर हम किसे कहते हैं, जिसके पास एनॉर्मस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग और मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, दे आर गोइंग हेयर एंड देयर ड्यू टू थर्मल एनर्जी। सो थर्मल एनर्जी की वजह से, जो रूम टेम्परेचर है उसके थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ठीक है, ड्यू टू विच द नेट एवरेज वेलोसिटी, या मैं ये कहूँ ड्यू टू विच द नेट एवरेज थर्मल इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, बिकॉज दे डू नॉट हैव वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, दे आर मूविंग हेयर एंड देयर इन द रैंडम डायरेक्शंस, so they don't have any specific direction, due to which their average initial thermal velocity is zero. But as soon as I am going to apply a certain amount of electric field across the conductor, उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हम इस कंडक्टर के वायर के दोनों एंड्स को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे। मान लेते हैं मैंने जो P टर्मिनल है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और जो इस वायर का Q एंड है इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। अब जो P पॉइंट है वो हो गया हायर पोटेंशियल पर और जो Q पॉइंट है वो हो गया लोअर पोटेंशियल पर। ठीक है, एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the direction of electric field from higher potential to lower potential. Now what happens, ऐसा क्या होगा, तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, all the electrons get attracted towards the higher potential। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे वो सभी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, या मैं कहूँ हायर पोटेंशियल की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, एंड दे ऑल टेंड टू मूव इन वन डायरेक्शन। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो था तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे थे। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टेंडिंग टू मूव इन वन डायरेक्शन, बट देयर आर एनॉर्मस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द कंडक्टर। सो सब क्या करेंगे, एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब एक साथ सब निकलेंगे तो क्या होगा, उनमें कोलिजन होगा। जैसे मान लीजिए मूवी टिकट लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कोई सुपर डुपर हिट मूवी है उसके लिए टिकट लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन अभी काउंटर बंद है। जैसे ही काउंटर ओपन होता है वैसे ही क्या होता है, सभी लोग, सभी पर्सन्स एक दूसरे को पुश करने लग जाते हैं, आगे की तरफ धकेलने लग जाते हैं। सो धकेलते वक्त किसी की ईगो भी हर्ट हो सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या करेगा, अग्रेसिव मोड में आ जाएगा और दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा। ऐसा ही यहाँ पर है, जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया इलेक्ट्रॉन्स आराम से रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उन सभी को पता चल गया कि, और या उन्हें ये पता चल गया कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे ही उन्हें पता चला कि हायर पोटेंशियल इस तरफ है, सभी इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगे और जैसे ही वो एक साथ मूव करने लगे तो उनके बीच में कोलिजन होने लगा। They started collision with each other, they started collision with ions present in the conductor. So collision होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन कैसी है, गो स्टॉप गो स्टॉप गो स्टॉप। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कोलाइड होता है, स्टॉप हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही होश में आता है उसको पता चलता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाइड है, मुझे हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना है, वो फिर जागता है और फिर मूव करने लग जाता है, फिर कोलिजन होता है, फिर स्टॉप हो जाता है। जिसकी वजह से इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास डायरेक्शन तो है, बट लेकिन सिचुएशन कैसी है, गो एंड स्टॉप। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो फाइनल वेलोसिटी उन्होंने एक्वायर की है ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वेलोसिटी का एवरेज फाइंड करते हैं।
और जो एवरेज वेलोसिटी है, इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी. It is the average velocity with which free electrons are, या मैं लिख सकता हूं get drifted, with which free electrons get drifted in the opposite direction of applied electric field. In the opposite direction of applied electric field in a conductor. So drift velocity is the average velocity with which free electrons get drifted in the opposite direction of applied electric field in a conductor. Now the task is we have to calculate the average velocity in the presence of electric field. So how can we calculate? So first we find the initial average thermal velocity. The initial average thermal velocity. So what is the initial average thermal velocity? U average is equal to initial velocity of first electron plus second electron plus third electron plus nth electron. So this is the average initial velocity, और मैं कह सकता हूँ average thermal velocity divided by n. N is the number of free electrons. So U1 plus U2 plus U3 plus Un divided by n is equal to U average. And we know that the average initial thermal velocity is equal to 0. Why it is 0? Because the free electrons are moving in random direction. They do not have any specific direction. They do not have any specific direction. Say they do not have any specific direction, due to which their initial average thermal velocity is 0. Now the next is, due to the applied electric field, the free electrons experience the electric force. Now what is the magnitude of that electric force? So in electrostatics we have discussed about this formula. The electric force experienced by free electrons due to electric field is. So what is the electric force? We know the formula. Electric force is equal to Q into E, and we are talking here about the electrons, so I can write here Fe is equal to minus E into E. This is equation number 1. So this is the electric force experienced by the free electrons due to the applied electric field. Now this electric force causes the acceleration in the free electrons. Okay, so इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चार्जेस जो हैं वो एक्सेलरेटेड स्टेट में चले जाएंगे और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. और जब चार्जेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है. वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस. सो वी पुट द वैल्यू Fe. So this Fe is equal to ma, because the formula for force is m into a. So this electric force causes the acceleration in the free electrons, due to which Fe is equal to ma equal to minus E into E. Now the acceleration gained by the free electrons is minus E by m.
Small e is the magnitude of charge free electron, capital E is the electric field, and m is the mass of the electron. Okay, now we are here using vector sign, so put the vector sign over the force and the electric field like this. So this is the acceleration produced. This is equation number 2 and this is equation number 3. Now we have calculated the average initial thermal velocity and the acceleration gained by the free electrons. Now it is the time to calculate the drift velocity. So drift velocity is the average velocity of the electrons with which electrons get drifted in the opposite direction of the applied electric field. Now we find one by one the final velocity gained or attained by the free electrons. So the final velocity attained by free electrons ड्यू टू एक्सेलरेशन ए. इस एक्सेलरेशन ए की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फाइनल वेलोसिटी अटेन करेंगे इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ इट इज फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज v1. इट इज रिप्रेजेंटिंग फॉर 1 इलेक्ट्रॉन. u1 plus at. Time is a scalar. Initial velocity, acceleration and final velocity are vector quantities. Now similarly v2 is equal to u plus at. Okay, v1 v2, u1 u2. Acceleration will remain same for all the electrons. Okay, and time t1 and t2. Similarly we can derive it for the n number of free electrons. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं vn equal to un plus atn. Now we are going to find the drift velocity. Now drift velocity according to the definition is the average velocity. So drift velocity का symbol होता है vd. ठीक है, vd is the symbol of drift velocity. So final velocity of first electron, final velocity of second, so final velocity of nth electron divided by n. Now it is u1 plus at1 plus u2 plus at2 plus an un plus atn divided by n. Now we separate the physical quantities. We can write u1 plus u2 plus un divided by n in one bracket. Similarly plus acceleration common लेंगे, t1 plus t2 plus tn divided by n. Now this is average initial thermal velocity जिसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी इक्वेशन नंबर 1 में कि ये जो वैल्यू है 0 के इक्वल है. Now a and the mean time or it is also known as relaxation time. It is the time taken between the two successive collision. मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है. So इसका जो सिंबल है वो हम यहाँ पर टाउ लेते हैं. ठीक है, we consider the symbol as tau. Tau is the symbol for relaxation time. Now Vd is equal to u average plus a tau. Now Vd is equal to u average is 0 plus acceleration अभी हमने फाइंड की थी माइनस ई बाई एम इन इक्वेशन नंबर 3. ये देख लीजिए इक्वेशन 3 में हमने फाइंड किया था एक्सेलरेशन माइनस ई बाई एम. नाउ इनटू टाउ. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी is equal to minus e tau by m. This is the formula for drift velocity. And why there is negative sign? This negative sign is representing that the direction of the applied electric field and the direction of the electrons or drift velocity is opposite. So negative sign represents that the direction of applied electric field
and drift velocity is opposite. So the direction of drift velocity and applied electric field is opposite. Now what is relaxation time? Relaxation time is the time taken between the two successive collisions. For example, this is the free electron and this free electron collides with ion. Okay, this is the first collision. So here time is t1. Now again this electron collide with the another electron or the another ion. Now this is the second collision. So what is the average time between these two successive collisions? The average time between the two successive collisions is represented by symbol tau, and tau is called relaxation time. This is called relaxation time. So this is the formula for drift velocity, and we can derive the relation between current and drift velocity. I is equal to NAEVT. This is the relation between the electric current and drift velocity. For the derivation of the relation, watch the next video. Like, share and subscribe your loving channel Physics Law.